हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। आज मैं आपको बता दूं बाबू, आज 8वां दिन है और आप लोग रोज लगातार खूब मेहनत कर रहे हैं और खूब ज्यादा से ज्यादा याद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम में खूब बेहतर करने वाले हैं, मुझे पता है। तो चलिए आज मैं बता दूं आज हम लोग का क्या क्लियर होने वाला है। आज हम लोग 8वें दिन के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का दूसरा लेसन सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का पूरा ऑब्जेक्टिव जो दूसरा लेसन वो हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ हिंदी का आज 8वां लेसन होने वाला है, जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज वाला, उसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और चूंकि संस्कृत का किताब पूरा खत्म हो चुका है, पूरे ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो आज सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोग संधि चालू करेंगे और संधि का क्लास टोटल बाबू 4 दिन होगा। हम लोग संधि यानी 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप पर प्रेशर भी नहीं आएगा और आप खूब बढ़िया से प्रिपरेशन भी कर लेंगे और एग्जाम में जाकर के गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और पढ़ाई कीजिए, हमें पता है आप कर रहे हैं। आइए, सामाजिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस दूसरा लेसन। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है बाबू, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए मैं चारों ऑप्शन इसका पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, इसका ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सत्ता में साझेदारी की जाती है तो यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ये सच्चाई है। और साथ ही साथ विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को भी क्या करती है, कम करती है। आप बेफिक्र रहिएगा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो दोनों में से आप कोई एक वो टिक कीजिएगा, दोनों टिक करके मत चलिएगा, यानी 2 गोलियां का मत चलिएगा। ठीक है, एक ही को गोलियां ना होता है, एक ही को रंगना होता है। आप दोनों में से कोई एक टिक कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जब बिहार बोर्ड अपना आंसर की जारी करता है ना तो किसी किसी क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही रहता है। तो देखिएगा उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए इसी का ए और डी सही है तो अपने आंसर की में ऐसे लिख देगा ए और डी, यानी ए भी सही है और डी भी सही है। ओके, कभी कभी क्या करता है कि पूरा का पूरा ऑप्शन में गलती डाल देता है। जैसे मान लीजिए इसमें के यही क्वेश्चन है, इसका डाल देगा बी सही है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आप ए और डी ही टिक करके आइएगा। एक जब आंसर की जारी करता है तो जो जिस क्वेश्चन का आंसर वो गलत डाला होता है उसके लिए बच्चे स्टूडेंट सब ईमेल करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, हम जो बनाए हैं डी नंबर या ए नंबर ये सही है, और इसका वो लोग प्रमाण देते हैं, कारण देते हैं कि कैसे सही है। तो वो ऑप्शन को सुधार दिया जाता है और आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आप एकदम बेफिक्र रहिएगा, जो सही है उसके साथ जाइएगा, टिक कीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर को याद रखिए, पंचायत समिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। बताइए, याद रखिएगा 73वां संशोधन, यानी जब 73वां संशोधन जब अधिनियम आया था, इसके द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। कौन सा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। बताइए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में। याद रखिए वो बिहार राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। ओके, तो बताइए, तो ग्राम पंचायत ये तो पंचायती राज के अंतर्गत आता है, पंचायत समिति ये भी है, जिला परिषद ये भी है, नगर निगम जो है वो पंचायत राज के त्रिस्तरीय स्वरूप नहीं है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखित संविधान ये संघ राज्य की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन ये भी संघ राज्य की विशेषता है। अगला है, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं, ये संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। और डी नंबर का है सर्वोच्च न्यायालय, जी हाँ ये भी संघ राज्य की विशेषता है। तो संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है तो याद रखिएगा 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? चेन्नई, याद रखिएगा, मद्रास चेन्नई में बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष का हो जाइए, पहचान पत्र बनवा लीजिए, जाके एकदम वोट मारते रहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? बताइए कब अंगीकार किया था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। अभी आने वाला है 26 जनवरी, हम लोग मनाते हैं ना गणतंत्रता दिवस। हाँ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? 73वां संशोधन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है बाबू, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जी हाँ, यानी बिहार झारखंड को लेकर ही था, तो झारखंड अलग हुआ था ना, तो झारखंड राज्य का गठन यानी 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच जी होते हैं। तो सरपंच जी किधर हैं? सरपंच जी इधर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें से केंद्र शासित प्रदेश बताना है, कौन सा है? उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ जी हाँ बिल्कुल ये केंद्र शासित प्रदेश है, केरल ये भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का यानी संघात्मक व्यवस्था किसमें कहाँ कहाँ है? अमेरिका में भी है, भारत में भी है और कनाडा में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी में है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कई बार पूछा है, 13, 15, 18, 19, 20, 21 सब में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? किस प्रकार की? तो याद रखिएगा संघीय और संसदीय प्रणाली भारत में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मकान कर, जी हाँ, इससे नगर निगम को पैसा आता है। आयकर, जी बिल्कुल आयकर नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, बाकी जल कर और शौचालय कर, कर माने टैक्स होला, टैक्स समझ में आता है ना। हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा, बताइए कौन सी है? याद रखिए ग्राम सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा गया है बाबू, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, कैसे मामले? तो याद रखिएगा दीवानी मामलों को भी सुलझाए जाते हैं और फौजदारी मामलों को भी सुलझाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? याद रखिएगा पटना में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री टिको के मत चलिए हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में किस संस्था में की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार टिक करके मत चले आइएगा। ठीक है, माने इस क्वेश्चन का बी होगा। ठीक है, बाकी बिहार तो पहले ही है हम लोग का, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वही 5 साल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया जी। तो मुखिया जी केने हैं? मुखिया जी हेने हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है?
बताइए क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 जो है, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? बताइए कब की गई? 1958 में की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो बताइए, तो भारत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में रखे गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 21 भाषा, याद रखिएगा। तो 21 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड में है, याद रखिएगा। बाकी सब जगह क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? महापौर की, मुखिया की, नगर आयुक्त की, इनमें से सभी की? इनमें सभी टिक मत कीजिएगा बाबू। नगर आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति, याद रखिएगा, नगर परिषद में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? याद रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव इनमें से कौन दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा? तो 74वां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, चीन में नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माने इस ऑप्शन के अनुसार चीन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया था? मेघालय किस राज्य को? तो असम को काट कर बनाया गया था। हाँ, असम, असम है। हाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है ना बाबू, राज्य को भी होता है और संघ को भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी है, तो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेसन में 51 को क्वेश्चन था। ठीक है बाबू, खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, देखते देखते याद हो जा रहा होगा कि ना बाबू, बस खाली जाकर टीका ना करना है बस। चलिए, तो हिंदी का कौन सा लेसन करने वाले हैं? 8वां लेसन, जीत जीत में निरखत हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? अकादमी अवार्ड होता है, ठीक है, अकादमी लिखा है कि ना, लेकिन अकादमी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, उनकी उम्र 27 वर्ष थी उस टाइम। ठीक है, अगला है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द? तो अपने पिता का शागिर्द मानते थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बताइए, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। वो नृत्य, कथक नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य होता है, शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय वादन होता है, उसमें शास्त्रीय नृत्य के कथक से मतलब संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी और डी वो शायद उधर है, तो कोई बात नहीं, सी और डी तो है नहीं,
तो हाँ, शहनाई वादक के रूप में, संतूर वादक के रूप में नहीं, बिल्कुल नर्तक के रूप में, यानी वो नाचते थे। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। ठीक है, अगला देखें, जीत जीत मैं निरखत हूं, पाठ साहित्य की विद्या है, मतलब ये क्या है? तो साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू, हलकारे का अर्थ क्या होता है? हलकारे का अर्थ संदेश वाहक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? किस घराने? लखनऊ घराने के वंशज थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं, अभी बताए थे ना, नर्तक से है, यानी कि कथक नृत्य से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। बाकी देखिए, सुनिएगा ध्यान से, वो बांसुरी भी वादन बजाते थे, थोड़ा थोड़ा पाठ में पढ़ने को मिला गया है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बिरजू महाराज का संबंध, तो सबसे ज्यादा मतलब वो किससे संबंधित है? नृत्य से ही संबंधित है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूं, पाठ के लेखक हैं, कौन है? तो यही है हमारे पंडित बिरजू महाराज जी हैं। अगला है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? कितने साल की उम्र में? अभी ना बताए थे, 27 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? किससे मिली थी? याद रखिएगा, बाबूजी यानी उनके पिताजी से मिली थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? हाँ, तो नेपाल वाले रिश्तेदार का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। झुमक लाल था क्या? तो झुमक लाल है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झुमक लाल। ओके, अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज डैश 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 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। उनके पिता मतलब उनकी मृत्यु हो गई पिता का, बताइए कब थे? तो 9.5 साल के थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? भारतनाट्यम की कथक की कुचिपुड़ी? आप बताइए। कथक, ऑप्शन नंबर बी। बहुत तेज हैं आप मेरे बच्चे, धाए धाए बता रहे हैं कि ना। चलिए, यही ना बाबू, एग्जामों में धाए धाए टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? बताइए कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? 1938 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? ये साक्षात्कार का मतलब होता है वही रिपोर्टिंग, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, किसने लिया? बताइए किसने लिया था? रश्मि वाजपेयी ने लिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? किस अस्पताल में हुआ था? तो याद रखिएगा, जफरीन अस्पताल में हुआ था। अगला है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? इनमें से कौन थी? तो याद रखिएगा, रश्मि वाजपेयी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? कितने साल रहे थे? टोटल 2-2.5 साल लगभग रहे थे, किताब में से लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? याद रखिएगा, निर्मला जी का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? कितने साल में? तो 18 साल की अवस्था में उनकी क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। आगे खत्म हो गया। चलिए, संस्कृत, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? संधि शुरू करने वाले हैं संस्कृत में। हम एक एक ऑप्शन बताते जाएंगे बाबू, आप बस ध्यान से देखते जाइएगा और याद करते चलिएगा, ठीक है? और एग्जाम में आएगा, आपको टिक कर देना है, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा, नीह जोड़ मलम होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पुसन जोड़ अपवृणु की संधि होगी। पुसन जोड़ अपवृणु की संधि क्या होगी? याद रखिएगा, पुसनपावृणु। ओके, अगला क्वेश्चन है, जंतो निर्हितो, याद रखिएगा, जंतो निर्हितो में कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्या जोड़ एका, विद्या जोड़ एका विद्यायका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, नरकस्यदम का संधि विच्छेद होगा। नरकस्यदम का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा, नरकस्य जोड़ इदम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, संकल्पाच्य, संकल्पाच्य शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो याद रखिए, इसमें त और च की हुई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, नर्तोभवत में कौन संधि है?
नर्तोभौत में कौन संधि है? ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें विसर्ग संधि एग्जाम में आए तो टिक कीजिएगा। यहाँ पे एक लिखा गया वो पूर्व रूप, पूर्व चिन्ह जो होता है ना इसको कहते हैं पूर्व चिन्ह। क्या कहते हैं? पूर्व चिन्ह कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप एग्जाम में तो विसर्ग संधि ही टिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नरतः जोड़ भवत, तो इसमें विसर्ग को गायब किया गया है, तब जाकर नर्तो भवत हुआ है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, विरक्तोभूत में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? इसमें भी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? किन किन वर्णों के मिलने से संधि हुआ है? तो उ और अ के मिलने से इसका संधि हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदम का संधि विच्छेद अनु जोड़ छेदम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, मनः जोड़ रंजन की संधि क्या होगी? मनः जोड़ रंजनम की संधि क्या होगी? याद रखिएगा मनोरंजनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िएगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा उसमें से होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि हुई है? विद्या जोड़ अर्थी दीर्घ संधि होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद मनः जोड़ रथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजोड़ ईश ईश, महाजोड़ ईश की संधि क्या होगा? महेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय में कौन सी संधि है बताइए? इसमें गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, नानृतम किस संधि का उदाहरण है? नानृतम किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है, नगरे जोड़ अस्मिन में कौन शब्द बनेगा? नगरे जोड़ अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा बताइए? तो नगरेस्मिन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला है, वृथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वृथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा वृथा जोड़ एव होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा? इसमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है बताइए? इन सारे ऑप्शनों में नीलोत्पलम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन विज्ञान आ गया। अब संदीप सर से पढ़िए, तब तक के लिए हमारे तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो अभी हम सभी 10th क्लास का साइंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक लेक्चर हो चुका है और आज की इस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं जो बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में पूछा है वो सभी क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH होता है। R में क्या होता है? तो C कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, CnH2n+1 और यहाँ पर OH है तो OH। अब इसमें बोला गया कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन, तो इसमें हम देख रहे हैं कार्बन है, बी ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन भी है, सी हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो क्या नहीं है? नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी, तो डी टिक कर देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में होती है। अब क्या होती है? ऑप्शन ए दिए, लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु संतृप्त। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो याद कीजिए, आप लोग एक बात पढ़े चलो, हाइड्रोजनीकरण, ओके। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, किस उपस्थिति में? निकेल, प्लेटिनम या प्लेडिनम की उपस्थिति में। तो क्या बनाता था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओके। अब ये उसका अनुप्रयोग हम लोग देखे थे लोग कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी या डालडा बनाने में किया जाता है। यानी हाइड्रोजनीकरण में हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी या डालडा बनाते हैं लोग। तो इनको कहने को वनस्पति तेल इधर है, तो जब वनस्पति तेल इधर यानी क्या है? असंतृप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओके। बाय द वे क्वेश्चन में रहता है कि डालडा में क्या होता है? तो क्या बोलते हैं? संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। ऑप्शन ए दिया है एल्केन, बी दिया है एथेन, सी दिया है एथेन, डी दिया है एथाइन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? एथाइन। जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्या होता है? एसिटिलीन गैस मुक्त होती है और एसिटिलीन गैस का ही आईयूपीएसी नाम क्या है? एथाइन है। चलो रिएक्शन देखते हैं लोग। कैल्शियम कार्बाइड इस पर क्या होता है? CaC2, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसको जल में डालते हैं H2O, ये क्या होता है? लिक्विड होता है। तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल्ट, और ये क्या होता है? विलयन में रहता है। तो
तो यह एक्वस हो गया। अब प्लस इसमें कौन सा गैस निकलता है, एसिटिलीन गैस, जिसका सूत्र क्या होता है C2H2, तो यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनता है। और इसी का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथाइन। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। अभी कुछ देर पहले देखे थे लोग, वनस्पति तेल में क्या था, संतृप्त था, डालडा में क्या होगा, संतृप्त। तो ऑप्शन ए दिया संतृप्त, बी दिया संतृप्त, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संतृप्त होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। अमोनिया का बात किया तो अमोनिया सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अब यहाँ बोला गया नाइट्रोजन, तो इसमें कितने नाइट्रोजन का परमाणु है, एक। फिर बोला है हाइड्रोजन, तो कितने हैं, 3, यानी 1:3। 1:3 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एथाइन एल्कोहल का अणु सूत्र है। एथाइल दिया है, एथाइल लिखे, इथाइल लिखे या एथिल लिखे, बात की होता है। तो एथाइल क्या होता है, C2H5 होता है। अब यहाँ एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या, OH, OH आ गया। तो कहीं देखिए दिया C2H5 OH, ऑप्शन नंबर बी है, तो टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है, तब याद होगा एसिटिक अम्ल सूत्र क्या होता है, CH3 COOH। जब इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, मेथ एथ, 2 कार्बन तो क्या आएगा, एथ। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो N, इसमें COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इथेनॉल, बी प्रोपेनॉल, सी इथेनोइक अम्ल, डी सभी। इसमें क्या होगा, इथेनॉल होगा, क्या होगा, इथेनॉल होगा। इथेनॉल का उपयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में भी करते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। ऑप्शन ए एथेन। तो एथेन क्या होता है, गैस अवस्था में होता है कमरे के ताप पे। एथाइन, एथाइन भी गैसीय स्टेट में रहता है। एथेनॉल, तो जी एथेनॉल क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। डी दिया मीथेन, मीथेन भी क्या होता है, गैस अवस्था में होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनाती है। तो याद कीजिए, लोग पढ़े थे लोग, निर्जलीकरण। तो जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका निर्जलीकरण हो जाता है और उसमें से जल कणु निकल जाता है और क्या बनता है, एथिन बनता है। क्या बनता है, एथिन। चलिए सर रिएक्शन देखते हैं लोग। एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH। जब इसको क्या करेंगे लोग, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर एथिन बनेगा, यानी क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C H2 और प्लस क्या होगा, H2O बनेगा। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इस अभिक्रिया में H2SO4 किसके रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, बी निर्जलीकारक, सी दोनों डी नॉन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर क्या होगा, निर्जलीकारक रूप में। किस रूप में कार्य करता है, ये निर्जलीकारक रूप में काम करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए तो एथिन बन रहा है। तो इसका और सूत्र क्या होगा, C2 और H4। तो क्या होगा, C2H4 कहीं दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी दिया, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। तो आयोडीन किस में घोलते हैं लोग, एथेनॉल में घोलते हैं लोग। ओके, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया क्लोरोफॉर्म, बी दिया ईथर, सी दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी दिया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या है, एथेनॉल का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन शराब के रूप में उपयोग आता है। ऑप्शन ने दिया एथेनॉल, बी मेथेनॉल, सी दिया सिरका, डी दिया मेथेनॉइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, शराब का मुख्य अवयव होता है। ओके, सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, एथेनॉल होता है, किसका, शराब का। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया यहाँ पर, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसा अम्ल के सोडियम में पोटेशियम लवण हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। चलिए इस तरह कर क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी तरह से वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।